Hello everyone, this is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. I hope all of you are fine. Welcome to Impact Agri classes. Students, आज हम एक नया सब्जेक्ट आपके सामने डिस्कस करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। इसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। हमारे इस सब्जेक्ट की एक फर्स्ट क्लास है, हमारी पहली क्लास रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट क्लास किस टॉपिक पे रहेगा एनिमल हस्बेंड्री के। तो सबसे पहले हम अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं या उसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं, तो उसे पढ़ने से पहले हमें उसकी महत्व का पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। तो इसी बिहाफ पे फर्स्ट लेक्चर ही हम आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री का लेकर आए हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री में जो हमारे पशु हैं जिनका हम डोमेस्टिकेशन करते हैं, उनका हमारे इंडिया में क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया या इन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में पशुपालन का या हमारे एग्रीकल्चर में पशुपालन का क्या महत्व है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पशुपालन क्यों जरूरी है। तो इम्पोर्टेंस हमें सबसे पहले जानना जरूरी है, फिर ही हम उसके एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिटेल में उसके बाद में हमको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन पहले हमें किसी चीज का महत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। तो हमारे लाइव स्टॉक में कौन कौन सी हमारे पशु आते हैं जिनका हम डोमेस्टिकेशन करते हैं लाइव स्टॉक में। जैसे कि हमारा कैटल्स आ गए, मवेशी, ठीक है, और हमारी भैंस और भेड़, बकरी। तो ये इसमें किस में आते हैं, हमारे लाइव स्टॉक में आते हैं, ठीक है, पशुधन में आते हैं। हम इसको ऐसे बोल सकते हो, ये हमारे किस में आते हैं, पशुधन में आते हैं। और इनका ही हम डोमेस्टिकेशन करते हैं। मल्टीपल पर्पज हो सकते हैं एनिमल का डोमेस्टिकेशन करने के, या तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, या फिर मीट प्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, या फिर डोमेस्टिकेशन हम एग्रीकल्चर वर्क के लिए कर रहे हैं। तो वो ही इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक, हमारे लाइव स्टॉक का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे महत्व हम आपको बताएंगे वो क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? मतलब रोजगार को बढ़ाता है हमारा क्या, लाइव स्टॉक का रियरिंग या उसका डोमेस्टिकेशन। अब रोजगार को कैसे बढ़ाएगा भाई, आप अगर क्या करोगे, आप अगर मिक्स फार्मिंग करोगे। मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है, मिक्स फार्मिंग में आप दो या दो से अधिक कृषि के साथ में दो या दो से अधिक कृषि व्यवसाय भी करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। जब आप मिश्रित खेती करोगे तो उसमें आपको रेयरिंग ऑफ क्रॉप भी करना पड़ेगा, रेयरिंग ऑफ एनिमल भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब या उसके अलावा भी आप कोई अलाइड एक्टिविटीज कर सकते हो। तो जब आप दो या दो से अधिक कृषि व्यवसाय करोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से हमारा क्या, एम्प्लॉयमेंट इससे कैसे जनरेट हो रहा है भाई। देखो, पहले तो किसान की आय हमारी कृषि से मिल रही, किसान की आय, ठीक है। दूसरा, कृषि हमारी किस पर डिपेंड है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, उसमें रिस्क ज्यादा है। तो अगर बाई चांस मौसम की खराबी की वजह से या इन्वायरमेंट खराब होने की वजह से हमारी जो कृषि है वो बाई चांस फेल हो जाती है, या उसके अंदर किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज आ जाती है, महामारी आ जाती है, ठीक है, या उस फ्लड कंडीशन आ जाती है, बाढ़ कंडीशन आए, तो हमारी कृषि जो है पूरी तरीके से डूब जाती है। तो उस जो उसमें लॉस हुआ है हमको, कृषि मौसम पे डिपेंड है, तो उसमें जो लॉस हुआ है उसको मेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते हैं। तो जब हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते हैं तो हमारा रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है, तो उससे किसानों को एडिशनल आय प्राप्त होती है। अब उस
डोमेस्टिकेशन से हमको क्या प्राप्त होता है? अगर हम गाय का या भैंस का पालन कर रहे हैं कृषि के साथ में, तो उससे हमें मिल्क प्राप्त होता है। तो मिल्क मिल्क का एक तो आय हमारी जनरेट हुई उससे, मिल्क प्रोडक्शन से। दूसरा, जब हम उसको सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है, किसी भी डेयरी में हम सेल करेंगे, तो वो भी उसमें कुछ अपनी आय जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपसे अगर मान लो कि 50 रुपए लीटर उसने दूध दिया है, तो वो जो हमारे कंज्यूमर है उनको 60 रुपए लीटर सेल करेगा, तो उसको 10 रुपए पर लीटर का क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो उसकी भी आय जनरेट हो रही है। फिर अगर वो उसका कोई प्रोडक्ट बना देता है, तो उस प्रोडक्ट को भी वो सेल करेगा, उससे भी उसकी आय जनरेट होगी। तो इससे क्या हो रहा है हमारा? इससे क्या हो रहा है हमारा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है ना भाई। देखो, एक तो किसान को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार का साधन मिल रहा है एडिशनल कृषि के अलावा। दूसरा हमारा क्या हो रहा है भाई, इसमें और लोग भी हमारे किसान के अलावा और अदर जो हमारे एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इसमें क्या कर रहे हैं? अपनी आय को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, रोजगार इसमें उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो हमारे एनिमल कितना ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भाई। दूध की प्राप्ति भी होती है, मीट की प्राप्ति भी होती है, चमड़ा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है इसमें? गोबर की प्राप्ति होती है, तो गोबर को भी किसान बेच देता है। ठीक है, और इसमें बायोफ्यूल की भी प्राप्ति होती है, जैव ईंधन जो होते हैं, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मोस्टली जो एनिमल का रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल वो किसानों के पास से ही अदर लोगों को जाता है, क्योंकि किसान ही मोस्टली क्या करते हैं? एनिमल की रियरिंग करते हैं, उसका डोमेस्टिकेशन करते हैं। तो इससे बहुत इस सेक्टर से, एनिमल डोमेस्टिकेशन सेक्टर से बहुत से लोग अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव फूड। भाई न्यूट्रिटिव फूड की अगर मैं आपको बात करूं, तो एक हमारी संस्था होती है ICMR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो उसने रिकमेंड किया है पीपल के लिए, लोगों के लिए क्या रिकमेंड किया है कि लोगों को दाल सब्जी के साथ साथ अपनी डाइट में मीट को भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोटीन के उसने दो सोर्स बताए, दो सोर्स रिकमेंड किए हैं। तो हमारे जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ठीक है, और एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन, मतलब अंडा मांस से मिलने वाला प्रोटीन, और एक हमारा जो वनस्पति से प्रोटीन मिलता है वो। उसने दोनों टाइप के प्रोटीन रिकमेंड किए हैं कि दोनों टाइप के प्रोटीन एक अपने स्वस्थ जीवन को जीने के लिए एक मनुष्य को कंज्यूम करने चाहिए। तो ये किसने रिकमेंड किए? ICMR ने रिकमेंड किए। ठीक है, कि आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी लेना चाहिए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी लेना चाहिए, और आपको अंडे भी खाने चाहिए, मछली भी खानी चाहिए, मीट भी खाना चाहिए, चिकन भी खाना चाहिए प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पे क्या मिल रही है भाई? न्यूट्रिटिव फूड मिल रहा है ना, पोषक तत्व वाला खाना मिल रहा है। ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर हमारी हमको विटामिन मिलते हैं, बहुत सारी उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। किस किस के अंदर? हमारे एग्स की भी अगर बात करूँ तो अंडा आपको कितना प्रोटीन प्रोवाइड करा रहा है? 6 से 7 ग्राम एक एग में क्या होता है? होल एग की बात कर रहा हूँ, 6 से 7 ग्राम उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो वो हमको क्या दे रहा है? प्रोटीन भी दे रहा है, मिनरल्स भी उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये हमें किससे मिल रहा है? न्यूट्रिटिव फूड हमें लाइव स्टॉक के डोमेस्टिकेशन से मिल रहा है ना, लाइव स्टॉक को पालने से मिल रहा है ना। अगर हम इनका पालन ना करते तो हमें सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता, फिर तो हमारी हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि ICMR तो ये कह रहा है कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कंज्यूम करिए और एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी कंज्यूम करिए। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? लाइव स्टॉक से न्यूट्रिटिव फूड भी प्राप्त हो रहा है, वो हमें अंडा के रूप में मिल रहा है, मीट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर, अब जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किससे प्राप्त होता है? हमें अपने पशुओं से प्राप्त होता है।
ठीक है। खाद किससे प्राप्त होता है? पशुओं से प्राप्त होता है। उनके जो मल होता है, जो उनका वेस्ट होता है, गोबर भी बोल सकते, उसको डंग बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। जिसे डंग को हम डिकम्पोज करके फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं, FIM बनाते हैं। और हम क्या बनाते हैं उससे, और वर्मी कंपोस्ट भी बना लेते हैं हम FIM का यूज करके। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्राप्त हो रहा है। और ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या महत्व है एग्रीकल्चर में? भाई देखो, अब आज का जो हमारा, हम जो फार्मिंग आज के टाइम पे कर रहे हैं, वो हमारी क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब सघन खेती कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। हर किसान का उद्देश्य क्या रहता है? इनकम जनरेट करना रहता है। जब हम हमारे हर किसान का उद्देश्य इनकम जनरेट करना रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो किसान है वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा इनपुट डालेगा। इनपुट में हमारे सीड आएंगे, फर्टिलाइजर आएंगे, पेस्टिसाइड्स आएंगे। तो जब वो इतनी केमिकल्स वाली चीजें कृषि में अप्लाई करेगा, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी हरास होगा और हमारा जो है सोयल कंडीशन भी हमारी डिक्रीज होगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर से हमारी सोयल की फिजिकल, बायोलॉजिकल दोनों कंडीशन इंप्रूव होती है, ठीक है। मतलब उसकी जो है भौतिक अवस्था भी, और उसकी हमारी जो है जैविक अवस्था भी उसकी क्या है? सुधरती है, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिक मैन्योर से, ऑर्गेनिक मैन्योर से हमें क्या फायदा हो रहा है? भाई देखो, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट रही है। भाई जब हम ओनली अपने केमिकल्स पर डिपेंड नहीं है, यहाँ पे हमको केमिकल के साथ साथ में हम कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक मैन्योर किसान के पास में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो कर ही रहा है, पशुपालन तो वो कर ही रहा है। अब पशुपालन का जो गोबर है उसका यूज अपने खेत में करता है, उसको इन द फॉर्म ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, इन द फॉर्म ऑफ वर्मी कंपोस्ट, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? हमें ऑर्गेनिक मैन्योर से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जब हमारे किसान में घटेगा, तो यहाँ पे इनकम जनरेट हमारी ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ऑर्गेनिक मैन्योर हमारा किससे मिल रहा है? हमको लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक रियरिंग से मिल रहा है, उसको डोमेस्टिकेशन से मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है? यूज इन एग्रीकल्चर। हमारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, हमारे पशुओं को पालने का हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारा यूज है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं हम अपने एनिमल का, हमारे पशुओं का ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन में यूज करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन में यूज करते हैं। भाई हमारे बहुत सारे यूज है हमारे एग्रीकल्चर में हमारे एनिमल्स के। तो अगर मैं आपको गिनाऊं, तो सबसे पहले तो हम हल चलाने में आज भी किसान क्या है? बैलों का यूज करते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। और तुम्हारे वीड मैनेजमेंट में जो हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, गन्ना वगैरह हम जो हम करते हैं, उसमें भी हम बैल का यूज करते हैं। तो यहाँ भी हमारी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे किसका? लाइव स्टॉक का। दूसरा, तीसरा हमारा क्या है? सॉरी, तीसरा हमारा है, इससे हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी करते हैं। मतलब हमारे पास में जो प्रोडक्शन हमको प्रोड्यूस हो रहा है अपने खेत से, तो उसको हम मार्केट तक लेके भी जाते हैं, किसकी हेल्प से? एनिमल की हेल्प से। तो आज भी हमारा जो किसान है वो कहीं ना कहीं एनिमल पर डिपेंड है, ठीक है। और रहना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एनिमल हमारे इंडिया से, एनिमल पे डिपेंडेंसी इंडियन फार्मर की खत्म हो गई, तो उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एक तो हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाएगी, गोबर की खाद की कमी हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट की कमी हो जाएगी। अगर ये चीजें हमारे पास में कम हो जाएंगी, तो उससे हमारा क्या होगा? उससे हमारा सोइल का फिजिकल बायोलॉजिकल कंडीशन खराब हो जाएगा। दूसरा, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारा और क्या होगा? एनिमल का अगर हम डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं, तो एक किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। अगर हम किसान को एक रॉ मटेरियल के रूप में गोबर की प्राप्त हो रही है, वो फ्री का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है किसान को। अब उसकी जगह उसको फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, तो फर्टिलाइजर के लिए क्या है? कीमत उसकी ज्यादा होती है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किसान की बढ़ जाएगी और इनकम उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, यूज इन ट्रांसपोर्ट में हम अपने एनिमल का यूज करते हैं। प्रोवाइडिंग फ्यूल, हमको जो एनिमल है वो फ्यूल ईंधन के रूप में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनिमल। भाई देखो, गोबर के आप उपले बनाते हो, ठीक है, कंडे जिसको बोलते हैं हम,
किसी किसी एरिया में उफले बोलेंगे, कंडे बोलेंगे, तो वो अलग अलग क्षेत्र की बात होती है। लेकिन उफले हमारे किस चीज में यूज हो रहे हैं, हम घर में उनका किचन में यूज कर रहे हैं, उनको जलाने फ्यूल एज ए फ्यूल उनका यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम बायोगैस बना सकते हैं, बायोफ्यूल हमको प्राप्त होता है, ठीक है। किससे प्राप्त हो रहा है? गोबर से प्राप्त हो रहा है। बायोगैस प्लांट बना के हम, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? फ्यूल मिल रहा है ना, ईंधन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉरेन करेंसी। हमको फॉरेन करेंसी की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। फॉरेन करेंसी की प्राप्ति कैसे हो रही है भाई? जब हमारे पास में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट अधिक मात्रा में होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे? फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने में उसके हमें एक फॉरेन करेंसी के रूप में हम क्या मिलेगी? उसकी कीमत मिलेगी। जब वो फॉरेन करेंसी के रूप में हमको कीमत मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं हम उसको। और वो हमको क्या मिल रही है? फॉरेन करेंसी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हमारे एनिमल से हमको मिल्क भी प्राप्त होता है, ये भी बहुत दूध दूध भी हमको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। और दूध हमारा क्या है? कंप्लीट फूड है, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे जो एनिमल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट भी, मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? हमारा पनीर आएगा, चीज आए, मतलब पनीर या चीज आएगा, उसमें उसमें हमारा मिठाई, स्वीट, इतनी सारी दूध से बनती है हमारी, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमारे इसमें मट्ठा आएगा हमारा, ठीक है, और क्रीम आएगी। तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? हमको मिल्क से तो प्राप्त हो रहे हैं ना। तो मिल्क हमको किससे प्राप्त हो रहा है? डायरेक्ट एनिमल से प्राप्त हो रहा है, गाय भैंस से प्राप्त हो रहा है। तो वो गाय भैंस का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इम्पोर्टेंस ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो इस मिल्क में भी इम्पोर्टेंट है। मिल्क भी किससे प्राप्त हो रहा है? हमको भैंस से या गाय से प्राप्त हो रहा है। और मिल्क प्रोडक्ट भी किससे प्राप्त हो रहे हैं? हमें दूध से प्राप्त हो रहे हैं। और जो किससे प्राप्त होता है? दूध हमें एनिमल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा स्किन, लेदर और बोन्स। ये स्किन, जो हमारी एनिमल की स्किन होती है या उसका लेदर होता है, उसका लेदर का यूज महंगी महंगी जैकेट बनाने में, कपड़ा बनाने में, हमारे फुटवियर में उसका यूज होता है, सैंडल वगैरह, जूते वगैरह बनाने में लेदर का यूज किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं हमारे लेदर के, ठीक है। कानपुर लेदर प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 सिटी है, ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट हमारे क्या है? बोन्स। बोन से हमारे बटन बनते हैं, ठीक है। बटन जो होते हैं, जो हमारे शर्ट वगैरह पे होते हैं, तो बोन्स के बटन बनते हैं और बहुत चीजें बनती है बोन्स की, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? इनका इम्पोर्टेंस है हमारे लाइव स्टॉक का, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे पशु का इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों में इम्पोर्टेंस है हमारे पशु का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डेटा, यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। डेटा हमारा क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। हमारी राष्ट्रीय आय में लाइव स्टॉक का क्या योगदान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारी कितनी है इंडिया में? तो एज पर द 20 सेंसस, 20वें सेंसस के अकॉर्डिंग, 20वें सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 303.76 मिलियन बोवाइन, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है कि 303.76 मिलियन बोआइन है हमारे पास। बोआइन मतलब बोआइन में क्या क्या आएंगे? हमारी कैटल्स आएंगी, मवेशी, ठीक है, बुफेलो आएंगे। कैटल, कैटल का मतलब है गाय, गाय बैल, ये हमारे किसमें आएंगे? कैटल में आएंगे। इसमें मिथुन आएंगे, याक आप जानते हो, ये हमारे एनिमल के नाम है। भैंस, ठीक है, बुफेलो यहाँ हो आएगा। कैटल और बुफेलो, मिथुन। हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? 303.76 मिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट 74.26 या 74.26 हमारा 26 मिलियन क्या है इंडिया में? शीप है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन अगर हमारी यहाँ पे लाइव स्टॉक, टोटल लाइव स्टॉक की है, तो इनसे कहीं ना कहीं हमको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा होगा। इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट का भी हमारे पास में उत्पादन अधिक हो रहा होगा, ठीक है। और किसान इनका जब लालन पालन इतनी ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो उनकी भी इनकम जनरेट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सीप। सीप आपको कितना मिल रहा है? टोटल पॉपुलेशन सीप का कितना है? 74.26 मिलियन सीप है हमारे इंडिया में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम गोट की बात करें, तो 148 मिलियन 88 हमारा क्या है यहाँ पे? गोट्स हमको मिल रही है। मतलब 148
148.88 मिलियन गोट्स हम हमारे टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में। अब हम बात करें 9 मिलियन हमारे क्या है पिग्स है, 9.06 मिलियन पिग्स हैं। और अबाउट पोल्ट्री की बात करें अगर हम तो 851.81 मिलियन पोल्ट्री बर्ड्स है हमारे इंडिया में, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है। तो जब इतना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा होगा, इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा हमको अच्छी मात्रा में मिल रहे होंगे और उनसे इनकम भी बहुत अच्छी हमको जनरेट हो रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर आउटपुट। हमारे जो लाइव स्टॉक है उसका एग्रीकल्चर आउटपुट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। द लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 24.38%, ठीक है। मतलब हमारे जो टोटल आउटपुट है लाइव स्टॉक का, आउटपुट मतलब आउटपुट में मिल्क भी आ सकता है, ठीक है, मीट भी आ सकता है, उसमें हमारे एग्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन ये सारा क्या है हमारा आउटपुट है। तो ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन था इसका हमारे किसमें कंट्रीब्यूशन टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो लाइव स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन था तो 24.36 कंट्रीब्यूशन था हमारा किसमें इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, किसमें इंडियन इकोनॉमी में हमारा 24.338% हमारा 2014-15 में था। लेकिन ये अब बढ़े कितना हो गया है हमारा 3.23 इन 2022 से 2022-23 में ये हमारा 30 दशमलव हो गया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्या है हमारा परसेंट है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। भाई यहाँ पे 24 था, 2014-15 में था हमारा कंट्रीब्यूशन आउटपुट जो हमें टोटल मिल रहा है एनिमल से, और ये बढ़ गया कितना हो गया 2022-23 में 30.23% हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है हमारा, एक तो होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है। मतलब टोटल जितना लेन देन हम इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन भी आएगा, वो कि जितना भी प्रोडक्शन हम किसी चीज का कर रहे हैं तो वो हमारे इंडिया का क्या है जीडीपी है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है, उस जीडीपी में हमारे लाइव स्टॉक का कितने परसेंट वैल्यू है, कितने परसेंट उसने अपनी वैल्यू ऐड की है टोटल जीडीपी में। तो देखते हैं हम कितने परसेंट की है। इन 2022 टू 2023 यानी कि 2022-23 में द लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 5.50% टू द टोटल जीबीए। मतलब टोटल जीडीपी में लाइव स्टॉक का 5.5, ठीक है, 5.5% योगदान है, ठीक है, लाइव स्टॉक का, ठीक है। इसने इतनी वैल्यू ऐड की है हमारी जीडीपी में, ठीक है, किसने, हमारे लाइव स्टॉक ने। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारा कुछ स्टेटिकल डेटा है, एक्चुअल डेटा यहाँ पे लेकर आया हूँ, करंट डेटा है टोटल, इसमें कोई आपको पुराना डेटा नहीं दिखेगा, आप चेक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा योगदान है, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आता है, आपको पता होगा, ठीक है। और उत्पादन में भी हम जो है हमारा मतलब क्वालिटी, मिल्क क्वालिटी भी हमारी क्या है अच्छी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट हम इस यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारी रैंक में, बता चुका हूँ आपको कि मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड टू 4.76% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन का वो 24% है। कितना है 24%, ठीक है, 24.76%, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 25% भी कह सकते हो, ठीक है, या अगर आपको 24 मिले तो 24 आप टिक कर देना। तो और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है टोटल इंडिया में इस टाइम पे 216.5 मिलियन मैट्रिक टन MMT,
ठीक है, मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पे हम टोटल मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमारे लाइफ स्टॉक का बहुत ज्यादा योगदान है। तो देखते हैं हम कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है हमारे लाइफ स्टॉक से। तो अप्रोक्सीमेटली 20.5 यानी कि 20.5 मिलियन पीपल हमारे किस पर डिपेंड है, इंडियन पीपल किस पर डिपेंड है, लाइफ स्टॉक पर डिपेंड है अपने रोजगार के लिए। ठीक है, अपने रोजगार के लिए 20% 20 मिलियन पीपल, ठीक है, 20 मिलियन पीपल किस पर डिपेंड है रोजगार के लिए, हमारे लाइफ स्टॉक पर डिपेंड है या एनिमल्स पर डिपेंड है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों फॉर्म में डिपेंड है भाई। डायरेक्टली या तो डायरेक्टली वो क्या है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहे हैं, या किसी ऑफ एनिमल डायरेक्टली है तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वो कर रहे हैं। अगर इनडायरेक्टली मतलब वो किसी अलाइड सेक्टर में जुड़े हुए, अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं हमारे एनिमल के। ठीक है, जैसे कि दूध बेच रहा है कोई डायरेक्ट पशुपालन कर रहा है, कोई किसानों से दूध खरीद के उसको और आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली दोनों मिला के हमारे कितने परसेंट डिपेंड, कितने मिलियन लोग डिपेंड है अपने रोजगार के लिए, 20 मिलियन लोग डिपेंड है अपने रोजगार के लिए। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, लाइव स्टॉक प्रोवाइड लाइवलीहुड, मतलब रोजगार प्रोवाइड करता है 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी, मतलब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको 2/3 रोजगार प्रोवाइड करता है हमारा क्या, पशुपालन या लाइव स्टॉक। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट देता है हमारे लोगों को। ठीक है, अबाउट 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय जनसंख्या को 8.8% एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी उसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। टोटल एम्प्लॉयमेंट में 8% या 9% लगभग इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। तो हमारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में क्या क्या, या लाइव स्टॉक के एक्सपोर्ट में हमारे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो देखते हैं हमारा। एक तो इंडिया हमारे इंडियन एक्सपोर्टेड कौन कौन सी चीज, बुफेलो मीट कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम एनुअली, 31 करोड़ वार्षिक, 31 करोड़ रुपए का हम क्या है एनुअली भैंस का मीट क्या है एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में। और अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट को हम कितना, डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क भी आ जाएगा, स्वीट्स वगैरह भी आ जाएंगी, पनीर आ जाएगा, तो वो कितने करोड़ काम कर रहे हैं, 2.2, इसको हम कह सकते हैं कि 2260 करोड़। ठीक है, 2260 करोड़ का हम डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 700 मिलियन टन चिकन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, वर्ल्ड में। तो आई होप मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, लेक्चर लंबा हो गया है। आप इसको अच्छे से, करंट डेटा है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, और इसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन इसका करते रहना, तभी ये डेटा आपके माइंड में सेट होगा, तभी याद होगा। ठीक है, और ये इस टाइप का डेटा अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपको इसके एडिशनल नंबर देता है। ठीक है, इसी प्रकार के डेटा से आपके नंबर गेन होते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज एकेडमिक लेवल के लिए भी आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हम लेक्चर करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा एनिमल हस्बेंड्री का रहता है या किसी और सब्जेक्ट का रहता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।